हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे यार हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 946 को। ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है ये थोड़ा सा आपका जो है चैप्टर वाइज रहेंगे, टाइप वाइज रहेंगे। जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं या फिर कंप्यूटर का जो भी आपको चैप्टर दिए गए टारगेट 5, ये जो भी आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाते 5 से 6 जो भी आपके एग्जाम या पेपर होने हैं वो टारगेट वाइज चलेंगे। उसमें आप जो है टारगेट वाइज ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इसके पहले क्वेश्चन के साथ। एज ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ अपना जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें और यहाँ आके उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। बाकी जिसको जहाँ प्रॉब्लम थी आप इन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सी तकनीकी है जो यूज़ की जाती है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए आपने साइज़ के बेसिस पे 2-4 ही कंप्यूटर पढ़े हैं, जिसमें आपने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा है और आपने मिनी कंप्यूटर पढ़ा है। माइक्रो का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए यार, बहुत छोटे कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, यानी 10⁻⁻⁶ है ना, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना। तो मतलब ये हम बहुत छोटे कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। और कभी भी जब बहुत छोटा कंप्यूटर है हम उसमें यूज़ क्या करते हैं, हम ये करते हैं VLSI और ULSI यूज़, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। एक अल्ट्रा लार्ज होता है और एक वेरी लार्ज होता है। बहुत सिंपल सी बात है, साइज बड़ा, उस छोटे बड़े साइज को छोटा सा साइज कन्वर्ट करने के लिए हमने VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। सो सिंपल। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी यह जो पहली पीढ़ी थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया था। दूसरी पीढ़ी में हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर को यूज़ किया था। तीसरी पीढ़ी यार जो हमारे पास थी उसमें हमने यूज़ किया था आपके ICs को। ये ICs क्या थी, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके एक छोटा सा, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही चीज़ में लगा देना, उसको हमने IC बोल दिया, ठीक। तो ये हमने IC को यूज़ किया था। और चौथी पीढ़ी में जाके यार हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये VLSI को, ठीक। और इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का भी आपके पास नंबर आता है। तो अभी के लिए आपके पास जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, VLSI ULSI बन जाता है, ठीक। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगेन मैं आपसे सिंपल सी बातें कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक। और इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है, देखिए आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें मिल चुकी हैं। क्वांटम कंप्यूटर से आपका कोई मतलब नहीं है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बहुत वैसी बात नहीं थी कि जो आपको पता ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार डेटा को निरंतर परिवर्तित होने वाली राशियों के रूप में दर्शाता है। अगर आप जो है लाइव क्लास से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो शायद ना पता हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं तो ये एक्सपेक्ट हमेशा किया जाता है प्रैक्टिस सेट वालों से कि यार आपको चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर में आपके पास क्या होता है, चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं। जैसे आपको अगर एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उनके बारे में अगर आपको पता हो, एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसे होते हैं यानी टाइम के साथ जो परिवर्तित होते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ होगी एक आपको आउटपुट ये मिलेगा, इनपुट ये है तो आउटपुट ये मिलेगा, इनपुट ये है आउटपुट ये मिलेगा। एक बार में आउटपुट आपका 0 भी हो रहा है। तो सो सिंपल है, एनालॉग वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके पास जो राशियाँ होती हैं टाइम के साथ चीज़ वैरी करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल में आपके पास क्या आता है, हम स्पीडोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। स्पीडोमीटर आपके पास वही है जो अक्सर आपने गाड़ियों में देखा होगा, स्पीडोमीटर। हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है आपके पास वोल्ट मीटर का। ये वो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे पेट्रोल पंप का भी यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, किसमें, आपके पास एनालॉग मीटर के अंदर, ठीक। तो एनालॉग मीटर में क्या होता है, जो राशियाँ जो हैं टाइम के साथ चेंज होती हैं। जैसे आपने स्पीडोमीटर देखा ना, स्पीडोमीटर में कुछ आपके पास स्पीडोमीटर ऐसा होता है, गाड़ी का देखा होगा आपने। यहाँ पे आपके पास 0 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 20 किलोमीटर का हो, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर का हो। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होंगी। आप फिक्स नहीं बता सकते कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो घड़ी होती है, डिजिटल वॉच जिसे कहते हैं, आपके पास आपका लैपटॉप होता है। देखो डिजिटल वॉच में क्या होता है, अगर मैंने कहा भैया टाइम बताइए कितना हो रहा है, आपने कहा भैया 12:02, तो 12:02 का मतलब एग्जैक्ट आप उसी समय वो टाइम बता सकते हो ना। तो 12:02 का मतलब आपने एक्यूरेट टाइम बताया। एनालॉग के केस में आप ये नहीं बता सकते। आपकी अगर स्पीडोमीटर, अगर आपके पास एनालॉग वाला स्पीडोमीटर है जिसमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा चलता है, तो आप परफेक्ट टाइम पे नहीं बता सकते कि आपका पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा या कितने किलोमीटर पे आपकी गाड़ी समय रन कर रही है। तो ऐसी जो राशियां होती हैं इनको हम एनालॉग में बात करते हैं। और इसी टाइप से हमारे पास हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड यार मिला जुला रूप होता है आपके पास एनालॉग और डिजिटल का मिला जुला रूप कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, इसी टाइप से आपके पास जो ये अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो मशीन्स होती हैं या मॉनिटरिंग करने की मशीन जो होती हैं जो आपके पास वहाँ लगती हैं, क्या बोलते हैं इसे, थोड़ा सा मैं नाम मिस कर रहा हूँ,
ठीक है। आईसीयू वगैरह में जो बेसिकली मशीनें होती हैं, पेस मेकर वगैरह जो होता है, वहाँ पे हम जो है इन मशीनों को यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट एक्यूरेट टाइम, एनालॉग का मतलब टाइम के साथ जो वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती है, जैसे आपकी आवाज़ वो भी एनालॉग है। इसी टाइप से आपके पास और क्या हो सकता है इसमें, हाइब्रिड, मैंने आपको बता दिया, दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना, और अब पेपर ना ऐसे वैसे भी नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा सा आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चीज़ें कर सकते हो। वेल 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है यार, चलिए देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यार कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। एनिक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये बात बिल्कुल सही है, जॉन मॉचली और प्रेस्कट साहब ने एनिक को बनाया था, ठीक। दूसरा, लेडी अगस्टा का दुनिया के पहले प्रोग्रामर थे, ये बिल्कुल सही बात थी भैया। एक डिफरेंस इंजन बनाया था आपके पास चार्ल्स बेबेज साहब ने। डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और वो वही कंप्यूटर है जिसमें लेडी अगस्टा द्वारा पहला प्रोग्राम डाला गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेडी अगस्टा को पहला प्रोग्रामर बोला जाता है। इसी टाइप से आपके पास एंजेला बर्ट आता है, जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्होंने माउस का आविष्कार किया था, और यूनिवेक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निर्मित हुआ क्या कंप्यूटर था, तो ये बात आपके पास बिल्कुल गलत हो जाती है। आपको असत्य ढूंढना था ना, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं था यार, ये आपके पास व्यावसायिक पर्पज़ के लिए था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन भी गलत किया तो आपने क्या पढ़ा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में व्यावसायिक पर्पस के लिए आप इसे कह सकते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एडीबिक के बारे में बात हो रही है, बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था, ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम डी के बारे में बात करेंगे, यानी हम डिस्क्रीट के बारे में बात करें, और डिस्क्रीट का मतलब ही आपके पास क्या होता है, बाइनरी होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम डिजिटल के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा डिजिटल में आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसी पे काम करते हैं। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कंप्यूटर क्या होता है, आपके पास डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, दैट्स इट, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी के लिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवेक इसका आंसर आ जाता है। तो यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी टाइप से आप जो है इन चीज़ों को देखते रहिएगा। 89 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अनुराग ने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर विकसित किए, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसने अनुराग ने परम सीरीज नहीं बल्कि इसने पेस सीरीज थी, डीआरडीओ के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर इनके द्वारा विकसित किए गए थे। सीडेक पुणे ने जो है आपके पास परम UR 100 ये सेकिल, तो ये बात बिल्कुल सही है आपके पास। यहाँ पे ये पुणे ने डिज़ाइन किया था 1991 में। या आपके पास परम 8000 की बात हम अक्सर पढ़ते हैं, विजय भाटकर साहब ने इसको ढूंढा था, मतलब फादर बोला जाता है विजय भाटकर साहब को, क्योंकि सुपर कंप्यूटर उनके प्रयासों से ही यहाँ पे सफल हो पाया था। इसके अलावा यार एरावत आता है, एरावत आपके पास याद रखना है, इस समय सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर में आता है। सुपर कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट कौन है, एरावत है। परम सिद्धि आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। क्रे के बारे में बात करते हैं, USA बेस्ड है, आपके पास 6600 क्रे 6600 आपके पास क्या है, कंप्यूटर वाला आ जाता है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सैमुअल क्रे ने उसे बनाया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फ्लो सॉल्वर परियोजना का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान था, नहीं, बिल्कुल ये रक्षा अनुसंधान से रिलेटेड नहीं था, ये था आपके पास एरो स्पेस वगैरह से रिलेटेड था आपके पास, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और एक आपके पास था अनुपम सीरीज का निर्माण हैदराबाद में नहीं हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो बार्क ने डिज़ाइन किया था, इसको आपके पास मुंबई में, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है। पंच कार्ड, ये पंच कार्ड क्या है, ये सारी मेमोरीज है भाई। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब आपके पास ये पहली पीढ़ी का पंच कार्ड को हमने कहाँ यूज़ किया था, पहली पीढ़ी में यूज़ किया था, बिल्कुल बात सही है। द्वितीय पीढ़ी का आप ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पीढ़ी में हमने यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप इसे कह सकते हैं, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क आप इसे कह सकते हैं। तीसरी पीढ़ी में आपको एक बात ध्यान देनी है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन इसका आ गया था, ठीक है। कभी कभार हम इसमें पढ़ते हैं कि यार जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो हमारी तीसरी पीढ़ी में यूज़ होना शुरू हुई थी, लेकिन एक्चुअल में तीसरी पीढ़ी में उतना अच्छे से शुरू नहीं हुई थी, वो चौथी पीढ़ी में जाके ज़्यादा अच्छे से शुरू हो पाई थी। तो हम उसको अक्सर चौथी पीढ़ी में ही पढ़ते हैं। हाँ, कभी क्वेश्चन में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो आप तीसरी पीढ़ी भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन था तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। मतलब साइज और उसका जो स्पेस है वो बढ़ा दिया गया था तीसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैंने कहा भी आपको कभी तीसरी में अगर ऑप्शन मिले तो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए चौथे में ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज हुआ था। ऑप्टिकल डिस्क पंचम पीढ़ी में, बात बिल्कुल सही है। और इसी टाइप से क्लाउड मेमोरी हमने तीसरी पीढ़ी में तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। तीसरी पीढ़ी में मैं बात कर ही रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क था लेकिन एडवांस लेवल पे। हाँ, यहाँ पे ये हुई थी यार पंचम पीढ़ी में, ठीक है। तो पाँचवीं पीढ़ी में हमने जो है क्या कर रहे हैं, क्लाउड डिस्क मेमोरी को हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऑनलाइन चीज़ें आप सेव कर पाते हैं, वही आपके पास क्लाउड मेमोरी से रिलेटेड होता है, करते हैं ना, ऑनलाइन चीज़ें सेव हो जाती हैं। मतलब एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हो अपना, बस इससे ये मतलब है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक। तो ये थे आपके पास कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन।
कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके पास मेमोरी हमने बात की, हमने इसमें आपके पास साइज़ या कैपेसिटी के बेसिस पे हमने बात की है, डिफरेंट चीज़ें आपने पढ़ ली है, तो वो चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यार कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे यार आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पास किससे, कैलेंडर से क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ी हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बस ब्रशअप करने वाली बात है, सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिखाने का एक बिल्कुल अलग से क्लास होता है प्रॉपर तरीके से। अब 10 क्वेश्चन में क्या ही आदमी कोई कैलेंडर सिखा सकता है, लेकिन अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा बेहतर उस चीज़ को कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन था यार, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको ही बताना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो तरीका आता है उस तरीकों को अपनाइए, लेकिन एक तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2021 लिखा है ना, इसमें आप सिंपल से एक काम कीजिए, आप इसमें थोड़ा पीछे चले जाए। पीछे चले जाने का मतलब आप 2019 में चले जाइए। आपने कहा भैया ठीक है हम 2019 में नहीं, इससे पीछे वाला जो होगा आपके पास होगा 2020। आपको काम भी करना है, 2020 को तोड़ना है 2 पार्ट में। कैसे टूटेगा ये, इसको मैंने तोड़ा यार 2000 और इसको तोड़ा मैंने 20, यानी 2000 प्लस 20 कितना हो गया 2020। अब हमेशा जब भी कैलेंडर का पूरा खेल चलता है विषम दिन में, विषम दिन मतलब जितने भी आपके पास वीक्स होते हैं उन वीक्स को अलग करो। जितने वीक्स होते हैं, वीक्स जैसे मान लो कि मैंने कहा 9 में कितने विषम दिन होते हैं, आप डिवाइड बाई 7 करते हो, आपको 2 विषम दिन मिलते हैं। आप क्या बोलते हो उसमें, भैया मेरे पास 2 विषम दिन है, इसका मतलब हफ्ता अलग हो गया। हफ्ता अलग होने के बाद आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो वो विषम दिन हो जाते हैं, हफ्ते के बाद एक्स्ट्रा दिन। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे करा और मैंने कहा यानी 2020 सालों तक आपके पास कितने होंगे, ये 2000 साल हैं, ये 20 साल हैं। इन 2000 सालों में आपके पास मिलेंगे 0 विषम दिन। क्यों, क्योंकि 400 का जो मल्टीपल होगा उसमें हमेशा 0 विषम दिन आएंगे। क्लियर हो रही बात। इसी टाइप से अगर 20 साल में देखेंगे आप, तो 20 साल में कैसे निकालोगे विषम दिन, 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 20 से 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 टाइम कटेगा ये, ठीक है ना। तो 5 इसमें आ जाएंगे लीप ईयर, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया, और बाकी के जो बचे आपके पास 15 आ जाएंगे आपके पास नॉर्मल ईयर। क्लियर हो गई बात। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारा खेल विषम दिन का है। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, आपको पता होगा 366 डेज का विषम दिन होता है। विषम दिन मतलब जो आपके पास लीप ईयर होता है, 2 विषम दिन आते हैं उसमें, तो आपके पास 5 लीप ईयर हैं, हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 5 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 10 विषम दिन हो जाएंगे। हर एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, यानी 15 नॉर्मल ईयर है तो 15 विषम दिन हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 15 प्लस 10 यानी आपको मिलेगा यहाँ पे 25, और 25/7 अगर आप करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा 4 विषम दिन। देखो मैंने आपसे क्या कहा, 7 से ऊपर के अगर आपके पास नंबर मिल रहे हैं उसमें विषम दिन निकालने हैं। क्लियर हो रही बात। चलो खैर एक काम करते हैं, अब ये तो रही भैया 2020 तक की बात। 2020 तक आपको 4 विषम दिन मिले, जाना है हमें 2021 में। अब क्या करेंगे, 2021 में चला जनवरी आप सभी लोग जानते हैं 31 में जाता है, तो इसको यहीं पे विषम दिन निकाल दो, डिवाइड बाई 7 कर लेना, आपको मिलेगा 3। फरवरी आप सभी लोग जानते हैं 2021 है, 28 में जाएगी फरवरी, तो 28/7 आपको मिलेगा यहाँ पे 0 विषम दिन। फरवरी मार्च में देखिएगा आपको अगेन 31/7 आप करोगे तो आपको मिलेगा 3। मार्च हो गया, अप्रैल में आपके पास 30 डेज का होता है, डिवाइड बाई 7 कर लो, आपको मिलेगा 2। मई में आपके पास कितना होगा, 31 दिन का होगा, डिवाइड बाई 7 कर लेना, आपको मिलेगा 3। आपके पास जून आपके पास अगेन 30 दिन का होगा, डिवाइड बाई 7 कर लो, आपको मिलेगा यहाँ पे 2। हमें जाना है अगस्त में। जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। जुलाई आपके पास कितने दिन का होगा, जुलाई 31 दिन का होगा, तो 31/7 आपके पास अगेन 3 दिन, और हमें जाना है 15 अगस्त तक। तो अगस्त के केवल 15 दिन लो, अगस्त के केवल 15 दिन लेने हैं, तो 15/7 आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है ना। 15 तारीख तक जाओ, बस दैट्स इट। इसी टाइप से आपको करना है, इनको ऐड कर लीजिए। ये 3 है, 3 और 3 6 होता है, 6 2 8 और 3 11 13 16 और 17, यानी आपके यहाँ पे कितना आया, 17 आया, 17 ही आया। ध्यान रखो 17 ये है, 4 पहले का है, 17 और 4 कितना होता है आपके पास 21, तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे टोटल आ गया भैया आपके पास 21 डिवाइड बाई 7 कर लेना, आपको मिलेगा 0। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है रविवार, ठीक है, संडे। अगर आपके पास 1 आ गया तो आपके पास हो गया सोमवार, और इसी टाइप से अगर आपके पास 2 आ गया तो आपके पास हो गया मंगलवार। इसी टाइप से अगर आपके पास 3 आ गया तो आपके पास बुधवार, 4 आ गया तो आपके पास बृहस्पतिवार, एंड सो ऑन 5 6 एंड 7 क्या आएगा लास्ट में, देखो यहाँ पे शुक्र होगा, छठे पे आपके पास शनिवार आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो नंबर ऑफ जो ऑड डेज आए यहाँ पे यार कितना है, 0 आए हैं। 0 का मतलब आपके पास सिंपल सी बात है, रविवार यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। आपके पास जो भी तरीका है उस तरीके को अपनाइए, बट आंसर आना चाहिए। शर्त ये है आंसर आना चाहिए, आंसर नहीं आ रहा है तो फिर बात गड़बड़ है, आंसर आना चाहिए, सारी चीज़ें सही है। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल है यार, ये तो ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा आपने 1 जनवरी को कौन सा दिन है बोला, इसने कहा भैया 2017, यहाँ पे आपको बता रहा है रविवार है, ठीक। अच्छा
अगर मैं आपसे ये पूछता, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा 31 दिसंबर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 31 दिसंबर। 31 दिसंबर कब बताना है आपको? 2017 बताना है। यहाँ पे कौन सा दिन होगा? अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो अब आप क्या बताएंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान रखना कभी भी अगर डेट और मंथ सेम होती हैं, देखो अगर 1 जनवरी 2017 है, 1 जनवरी 2018 है, मुझे बताओ 1 जनवरी 2017 में आपके पास कितने दिन होंगे? भैया 365 दिन का होगा, 2017 नॉर्मल ईयर है, तो 365 दिन के बाद आपके पास 1 जनवरी 2018 आता है, तो मतलब 365 बटे जब आप 7 करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना दिन मिलते हैं विषम? 1 दिन आपको विषम मिलता है। और इसका मतलब क्या हो गया? अगर साल का पहला दिन अगर 1 जनवरी 2017 है और इसमें अगर आपसे बोला गया है कि रविवार है, तो यानी 365 दिन के बाद आपके पास ये दिन आएगा 1 जनवरी 2018। और 365 दिन के बाद का मतलब 365 दिन में आपको निकालना है विषम दिन, और विषम दिन का मतलब आपके पास एक विषम दिन आया, इसका मतलब अगर यहाँ रविवार था तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा भैया? सोमवार आने वाला है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो रही बात क्लियर हो रही है? अब सोचो ना यार, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो इससे पहले क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है ना, इससे पहले रविवार होगा। सीधी सी बात है, 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा? रविवार होगा। बात समझ में आई? सो पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू क्या नोट करना है? किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन समान है। क्या बोला मैंने? नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन है समान, तो ये पहला दिन आखिरी दिन समान हो गया, सिंपल। और एक दिन अगर मतलब ऐसा अगर सेम टू सेम डेट पे जाओगे तो एक दिन बढ़ेगा। और यही अगर क्वेश्चन ये होता, क्या मान लो कि मैं कहता 1 जनवरी 2016, इस 1 जनवरी 2016 को मान लो कि अभी रविवार है, तो अब मैं पूछूं आपसे 1 जनवरी, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं इसको, 1 जनवरी 2017, फिर यहाँ पे कितना दिन आएंगे? बहुत सिंपल है, 2016 आपके पास है लीप ईयर, 366 दिन का होता है, और 366 दिन का इसलिए यहाँ पे 2 विषम दिन आएंगे यार, और 2 विषम दिन का मतलब यहाँ पे रविवार में 2 दिन बढ़ेंगे और आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मंगलवार आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे क्या बनेगा? मंगलवार आंसर बनेगा। इसका मतलब अगर मैं पूछता आपसे 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो फिर आप क्या बताते? यहाँ पे सोमवार आने वाला है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब आपको चीज़ जाननी है कि अगर लीप ईयर है तो उसका साल का पहला दिन और आखिरी दिन समान नहीं होता है, एक दिन बढ़ के आएगा। क्लियर होगी बात? देखो जैसे यहाँ पे था नॉर्मल ईयर तो समान थे, साल पहला दिन और आखिरी दिन। यहाँ पे अगर लीप ईयर वाला साल है तो पहला दिन आखिरी दिन समान नहीं होगा। क्यों नहीं हो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ तो वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट क्योंकि यार हमारा एक विशेष उद्देश्य है कि इस क्लास का आपको फ़ायदा मिले, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा क्या है, मैं तो 1 घंटे भी पढ़ा दूंगा इसको, 2 घंटे भी पढ़ा दूँ इसको, लेकिन टाइम का थोड़ा सा अभाव है। और क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट वाला मैटर होता है, तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन वीडियो को बड़े सीरियसली और मैं कह सकता हूँ कि भाई मन लगा कि ये सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को आपको बताना है कौन सा दिन होगा। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। कैसे? ये तो बहुत आसान है ना। देखो कैसे बता रहा है ये, इसको देखो। अभी दूसरा मेथड है, 9 अप्रैल है ना, इसने बोला 9 अप्रैल है भैया, 9 अप्रैल को। अच्छा ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 9 अप्रैल 2023, यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला आपके पास है शुक्रवार, आपको बताना है 30 अप्रैल को 2023। ये तो सेम है, इसको तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा दिन होगा? देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहली बात अप्रैल आपका 30 जाता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जाता है आपके पास 30। इस 30 से ये 9 दिन कम कर दो, 30 से 9 दिन कम करोगे आपको मिलेगा 21। अब मैंने कहा ना, हमेशा जब 7 से ऊपर नंबर आता है तो विषम दिन निकालो, डिवाइड बाई 7 करोगे 0 विषम दिन। इसका मतलब अगर यहाँ शुक्रवार था तो यहाँ पे भी भैया आपके पास शुक्रवार ही मिलेगा, खत्म। क्लियर हुई बात? तो आपके पास ऑप्शन जो है डी यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 हो चुका है, ओके 94 क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 15 जुलाई 2022 को सोमवार है, तो 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना। देखो सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअली होती हैं। कॉन्सेप्चुअली कैसे होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनिएगा। मान लो कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे? देखो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पहले तो ये जान लो। 2005 का कैलेंडर कैसे चेक करेंगे आप? देखो कभी भी अगर आपके पास लीप ईयर में अगर 1 साल ज़्यादा है तो इसमें 6 ऐड करेंगे, लीप ईयर में अगर 2 साल ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 11 ऐड करेंगे, लीप ईयर में अगर 3 साल ज़्यादा है तो 11 ऐड करेंगे, और लीप ईयर में अगर 4 साल ज़्यादा है तो आप 28 ऐड करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये बनता है। आप देखो 2005 से पहले लीप ईयर कब था? आप बोलोगे यार 2004 को लीप ईयर था। 2004 को लीप ईयर है, 2005 एक नॉर्मल साल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यार ये जो 2005 है वो लीप ईयर में
में एक साल ऊपर है ना, ये लीप ईयर में एक साल ऊपर। अब क्योंकि लीप ईयर में एक साल ऊपर है तो हम सिंपल सी बात है, ये काम करेंगे यहाँ पे, इसमें 6 ऐड कर देंगे, यानी 2005 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया, सीधी सी बात है 2011 आने वाला है, ये बात आप मानते हैं, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2011 का कैलेंडर कब फिर रिपीट होने वाला है, आप इसे ये भी मान सकते हैं कि 2011 से पहले लीप ईयर कब था, 2011 से पहले लीप ईयर था 2008 में। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ यार कि 2008 में था ना, यानी ये लीप ईयर में 3 साल ज़्यादा है। बताओ ये बात क्लियर हो रही है, लीप ईयर में 3 साल ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अगर ये लीप ईयर में 3 साल ज़्यादा है तो मैंने क्या कहा, अगर लीप ईयर में 3 साल ज़्यादा होता तो 11 ऐड करते हैं, यानी 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, इसका कैलेंडर आपके पास 2022 में रिपीट होगा। तो 2022 में क्या होगा, रिपीट होगा। और मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि 2005 का कैलेंडर, 2011 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर सेम होने वाले हैं। क्लियर हो रही बात। तो सेम होने का मतलब क्या है, अगर 15 जुलाई 2022 को सोमवार है और अगर मैं ये निकाल दूं, जैसे मैंने कहा 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई यहाँ पे आपके पास है 2022 और यहाँ पे आपको दिया है सोमवार, और अगर आप यहाँ ये निकाल दो कि 15 अक्टूबर, क्या निकालो, 15 अक्टूबर 2022, 15 है और 16 है, इसको 16 लिखते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास 16 है। यानी अगर आप ये निकालो 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो सेम डेट होगी आपके पास 16 अक्टूबर 2005 को। क्यों, क्योंकि वो दोनों कैलेंडर सेम है, तो यहाँ जो होगा वही 2005 में होगा। तो आप इसको ईजिली निकाल दो ना यार, जुलाई आपके पास पता होना चाहिए। देखो अब कैसे निकालोगे इसको, जुलाई वाला जो मंथ होता है वो होता है 31 दिन का, तो 31 से पहले 15 माइनस कर दो, 31 से 15 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 16, यही मिलेगा। यहाँ पे डिवाइड बाई 7 कर लो, सो दैट कि मुझे यहाँ पे विषम दिन मिल जाए और आपको मिलेंगे 2। बताओ ये बात क्लियर है, होनी चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे जुलाई के बाद आपके पास अगस्त आ जाएगा, आएगा अगस्त। अगस्त आपके पास पूरा 31 दिन का होता है, तो 31/7 कर लेना, आपको यहाँ पे मिलेगा 3। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर जाएगा भैया 30वां, तो 30/7 कर लो, आपको मिलेगा यहाँ पे 2। और उसके बाद आपके पास जाना है अक्टूबर में, अक्टूबर कितने तक जाना है, 16 तक जाना है, यानी 16 कर लेना, यहाँ पे 16/7 कर लेना। विषम दिन निकालने के लिए भूरी ये बात सारी, डिवाइड बाई 2 कर लेना, आपको 2 से मिल रहा है, यानी 2 आपके पास विषम दिन आएंगे। इन सभी को ऐड कर लो, 3 है तो 5 और 2 7 और 3 है तो 5 है तो 7 और 2 9 आएगा ना यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे ये 9 टोटल आएगा। क्लियर हो रही बात। अगेन बात वही, 7 से ऊपर हो गया नंबर, हमें वीक हटाने हैं, यानी डिवाइड बाई 7 अगेन हमें करना पड़ेगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 2 शेष। 2 शेष का मतलब अगर यहाँ सोमवार था यार, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा बुधवार। बात क्लियर हो रही है। अब बात ये हो गई कि भैया क्योंकि ये कैलेंडर सेम है, तो यहाँ पे अगर आपके पास अक्टूबर 2005 बोला ना, अगर अक्टूबर 2005 नहीं सॉरी 16 अक्टूबर अगर 2023 में आपके पास अगर यहाँ पे बुधवार आ रहा है, तो सेम टू सेम आपके पास अक्टूबर 2005 में भी बुधवार ही होने वाला है। बात क्लियर हो गई। आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, वो सेम आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 15 जुलाई को बताओ भैया 15 जुलाई को क्या होगा, यानी 15 जुलाई 2005 को क्या होगा, तो 15 जुलाई 2005 को सेम सोमवार ही होगा। तो 15 जुलाई 2005 से 15 अक्टूबर 2005 तक चले जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। बात समझे, नहीं समझे, शायद नहीं समझे, है ना। जैसे मुझे ध्यान आ रहा ना, कहता ना कि क्या कहता हूँ, बात समझ में आई, समझा तो नहीं समझा, बस वही वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे तो अभी कोई है भी नहीं भाई, है ना। तो यार ये चीज़ें थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसका एक और तरीका होता, तो अभी मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक। उसको कोशिश करेंगे कभी दोबारा, जो कभी प्रैक्टिस होंगे तो नया या कोई और हो इसमें क्वेश्चन तो उसमें करवाने की। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, इसके नीबी होंगे तो इसको करने के कम से कम 3 से 4 तरीके जो पर्टिकुलर मुझे आता है, 3 से 4 तरीकों से करवाया जा सकता है। लेकिन जो ईजी होता है, जिसको आता है वो उस हिसाब से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए खैर, हम चलते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है 95 क्वेश्चन यार, बोलता है 30 जुलाई 2015 को बृहस्पतिवार था, तो 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो 30 जुलाई, ठीक, ये है आपके पास 30 जुलाई 2015 यहाँ पे आपको मिला है बृहस्पतिवार, ठीक। और आपको क्या जाना है, सितंबर कितना, 3 सितंबर पूछ रहा है आपसे कि भैया आप बताइए, बोला 3 सितंबर आपके पास 2016 में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। देखो फॉर एग्जांपल कभी भी हो, अगर आपको नेक्स्ट ईयर पे जाना है, आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम करना है, इस 30 जुलाई से ना सबसे पहले चले जाओ 30 जुलाई पे ही। कहाँ, 30 जुलाई 2016 पे चले जाओ। ये बहुत आसान होता है करना। अब देखो होता क्या है, ये मंथ, डेट मंथ सेम, डेट और मंथ सेम, ये सेम वही वाली कहावत भूलूंगा मैं, या क्वेश्चन भूलूंगा कैसे। 1 जनवरी 2000 अभी आया था ना क्वेश्चन, कौन ऐसे कोई क्वेश्चन था ना, 1 जनवरी 2022 को ये था, तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, सेम डेट सेम मंथ।
एक दिन बढ़ेगा, 365 दिन के बाद वो सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 30 जुलाई 2015 से जब 30 जुलाई 2016 जाओगे ना, तो यहाँ पे 366 दिनों के बाद ये कंडीशन आएगी, ये वाली, क्योंकि बीच में यहाँ पे जो 2016 है ना वो आपके पास लीप ईयर है, तो फरवरी यहाँ 29वीं गई होगी, इसलिए यहाँ पे बृहस्पतिवार में यार यहाँ पे आपके पास 2 दिन बढ़ेंगे। तो बृहस्पतिवार में 2 दिन बढ़ाओगे तो कितना आएगा आपके पास, शनिवार आ जाएगा। सिंपल है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। क्लियर हो रही बात। अब क्या करो, अब जाओ यहाँ पे, अब आपको जाना है 3 सितंबर में, 3 सितंबर 2016। अब बनाओ इसको। अब तो ये देखो, अब डेट सेम सेम हो गई तो आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, देखो जुलाई आपके पास जाता है 31वां जाता है, 31 से ये 30 माइनस कर दो, तो 31 से 30 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 तो यहाँ पे आ गया। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त कितना जाता है भैया, अगस्त जाता है आपके पास 31वां, 31 भाई 7 कर लो, यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सेम है सितंबर, सितंबर में कितने दिन ऐड करोगे, 3 सितंबर तक जाना ना, तो 3 ऐड कर लो, बस सिंपल है यहाँ पे। तो 3 और 3 6 1 7, यानी आपको मिला 7। अब देखो 7 हो गया ना, तो 7/7 कितना होता है, 7/7 आपके पास 0, और 7/7 का मतलब हो गया 0, यानी अगर 30 जुलाई 2016 को शनिवार था तो 3 सितंबर 2016 को भी आपको क्या मिलेगा, शनिवार ही मिलेगा, यानी आंसर आपके पास क्या आएगा, ये सैटरडे यानी शनिवार, यहाँ पे आंसर मिल जाता है। क्लियर हो रही बात। तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है इसमें ऑप्शन कहीं डी, इसका डी आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, तो 31 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जरा देख लेते हैं। देखो इसको करने के मैं तरीका बताता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया था ना, इससे थोड़ा एक हट के बताता हूँ। देखो आपके पास 2 तरीके हैं। आप या तो एक काम करो, 31 अगस्त 2000 है ना, तो आप इसको ऐसे निकालो, 31 अगस्त 2001 को निकालो, फिर 31 अगस्त 2002 को निकालो। ऐसे से करके भी आप निकाल सकते हो इसको। कैसे, देखो 31 अगस्त 2000 को मान लो यहाँ शुक्रवार है, तो आप क्या करोगे, आप बस ये ध्यान रखो कि देखो अब वही वाली बात होगा ना, सेम डेट सेम मंथ, सेम डेट सेम मंथ पे आ रहे हो, यानी 365 दिन के बाद की सिचुएशन बन रही है। अभी 2000 आपके पास लीप ईयर था, लेकिन यहाँ पे फरवरी निकल चुका। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास केवल 365 दिन होंगे, और 365 दिन होंगे इसका मतलब शुक्रवार में केवल 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा शनिवार, इस टाइप से। और सेम एज 31 अगस्त से 31 अगस्त सेम वही वाली सिचुएशन है, यानी अभी भी आपके पास 365 दिन होंगे, यानी एक ही विषम दिन आएगा। तो शनिवार में कितना है, 2002 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होगा 2002। तो आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा, शनिवार में आपके दिन आपके पास आएगा रविवार। ठीक ऐसे से करके आप 31 अगस्त इजीली 2009 तक पहुँच सकते हो, आसान है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ। आप सिंपल लिखो यार 2000 ना, तो इसमें लिखो 2000, ठीक, यहाँ पे 2001 लिख रहा हूँ मैं, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको 2000 ऐड कर लीजिएगा। चलो अब आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आप केवल फरवरी को चेक करो कि यार 2000 में क्या फरवरी आई थी। आप देखोगे यहाँ पे 2000 में फरवरी निकल चुकी, क्योंकि यहाँ पे बात ही 31 अगस्त से हो रही, तो यहाँ पे फरवरी निकल चुकी है। जहाँ पे फरवरी निकल चुकी है वहाँ पे लिखो भैया 0, क्लियर होगी बात। और जहाँ पे फरवरी नॉर्मल ईयर की आ रही है वहाँ पे लिखो 1, और फरवरी अगर लीप ईयर की आ रही है तो लिखो 2। मान लो यहाँ पे 1 था ना, यानी 1 का मतलब 2001। अब 2001 आपके पास नॉर्मल ईयर है, यानी फरवरी नॉर्मल ईयर की आई होगी तो लिखना है 1, तो यहाँ पे लिख लो 1। 2002 में फरवरी नॉर्मल ईयर की आई हुई होगी तो लिखो 1। 2003 में फरवरी नॉर्मल ईयर की आई है तो लिखो 1। अब 2004 में फरवरी आई, बट कैसी आई, लीप ईयर की, तो कितना लिखना है, 2 लिखना है, सिंपल लिखो 2। 2005 में नॉर्मल ईयर की आई होगी, 6 में नॉर्मल ईयर, 7 में नॉर्मल ईयर, 8 में लीप ईयर की आई तो इसमें लिखो 2। और 2009 में क्या फरवरी आई, क्यों, क्योंकि मुझे जाना है भैया 31 अगस्त 2009 तक, यानी यहाँ पे फरवरी आई होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और इन सबको यार ऐड कर दो। ऐड का मतलब 1 और 1 2, 3 2 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे कितना आया, 11 आया। अब 11 आया ना, तो हमने क्या कहा, इसको डिवाइड बाई 7 कर दो, आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 का मतलब अगर आपको यहाँ पे देखो, हमें एक्चुअल में क्या दिया था, हमें एक्चुअल में दिया था शुक्रवार। देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। 2 तरीके आपको बता दिए मैंने जो आसान से। यहाँ पे आपको शुक्रवार दिया था 31 अगस्त को, यानी 31 अगस्त आप लास्ट कहाँ तक गए थे, 31 अगस्त आप लास्ट गए थे 2009 तक गए थे ना, तो 2009 में क्या हो जाएगा, शुक्रवार में आप 4 दिन आगे चले जाओ। शुक्रवार में 4 दिन आगे जाओगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मंगलवार मिलेगा। क्लियर हो रही बात। तो क्या मंगलवार यहाँ पे है, तो मंगलवार यहाँ पे है, ठीक है। तो यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं, है ना। इसको एक बात चेक कर लेना। देखो कभी अगर एक आध के कहीं मिस्टेक होगी, 2 3 4 5 6 7 8 11 आ रहा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मामला ठीक है, क्योंकि अक्सर पता नहीं चलता ना इसमें। चलो खैर आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, अगर फिर भी बाई चांस कभी कुछ ऐसा चीज़ें रह जाती तो मैं उसको पिन भी कर दिया करूँगा, ऐसा कोई समस्या नहीं है। 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विहान का जन्मदिन कब है? 25 दिसंबर के बाद, यानी 25 दिसंबर के बाद कौन सी डेट आती है? आपके पास 26 आती है भैया, आपके पास 27 आती है, आपके पास 28 आती है। और दूसरा क्या बोल रहा है, विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद। 23 दिसंबर के बाद बोले तो या 24 हो सकता है, या 25 हो सकता है, या 26 हो सकता है। और इसने क्या कहा 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले मतलब 26। देखो ना इसमें कॉमन क्या है भाई, 26 इसके पास है, 26 इसके बाद है। ये दो डेट ऐसी हैं जो कॉमन मिल रही हैं, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 26 इसका आंसर हो जाता है। चलो आगे है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 98। राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को होता है, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा? सिंपल है, 29 क्या हो रहा है बोलता है 29 फरवरी। 29 फरवरी का मतलब भाई लीप ईयर है। 29 फरवरी का मतलब ये है लीप ईयर, और लीप ईयर का मतलब हर 4 साल बाद आएगा, तो यानी कब आएगा? फिर से 4 साल बाद आएगा। और जो 29 फरवरी को जन्मा भी होगा भाई, उसका तो 1 तारीख को ही बर्थडे मनता होगा, 4 साल बाद तो नहीं मनाते होंगे उसका बर्थडे, है ना। चलो तो ये 4 साल बाद इसकी सिचुएशन आएगी, तो इसमें भी कुछ था खास नहीं है। 99 क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद आपके पास है बृहस्पतिवार, अब कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे सिंपल ऐसा बनाएंगे, मान लो यार ये आज का दिन है, ये आपके पास कल का दिन, मतलब बोला ना इसने आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो मान लो एक आज का दिन, ये एक आने वाला कल, और इसके 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब ये है मात समझने की, पहला दिन और दूसरा दिन। 2 दिन बाद का मतलब यहाँ मत बना देना। अगर 2 दिन बाद बोला है तो 2 दिन बाद का मतलब दूसरा दिन, 3 दिन बाद बोला है तो मतलब तीसरा दिन। क्लियर हो रही बात? अच्छा, इसने क्या बोला, देखो 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, मतलब एक्चुअल में ये जो दिन है वो है आपके पास क्या थर्सडे, टीएस लिखते तो मैं इसको चलो बृहस्पतिवार लिखते हैं। चलो ये बृहस्पतिवार हो गया। अच्छा, इसने क्या बोला, तो बीते कल से 3 दिन पहले। अच्छा, ये आज का दिन माना मैंने, एक बीता हुआ कल मान लो, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले बोले तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये चौथा दिन। क्या ऐसे करोगे? ये बात गलत हो जाएगी। 3 दिन पहले का मतलब तीसरा दिन, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभार क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं, वो चीज़ गलत है। 3 दिन पहले का मतलब तीसरे दिन के बारे में बात हो रही है। तो अब बताओ कौन सा दिन था, मतलब आपको बताना यहाँ पे कौन सा दिन रहा होगा। तो अगर इधर बृहस्पति है, पीछे आ जाओ ना, तो ये आपके पास यहाँ पे बृहस्पति ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 दिन के बाद वही रिपीट हो जाएगा आपके पास बृहस्पति। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 100 क्वेश्चन 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान था? तो 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान था भैया? अभी मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लीप ईयर में 1 साल ऊपर तो आपको क्या ऐड करना है 6। यदि लीप ईयर में 2 साल ऊपर तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 11। यदि लीप ईयर में 3 साल ऊपर तो आपको कितना ऐड करना है यहाँ पे 11। और यदि लीप ईयर में अगर 4 साल ऊपर आ जाए तो आपको कितना ऐड करना है 28 यहाँ पे आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल आपके इस क्वेश्चन में चलते हैं हम 2011 में। इस 2011 में आपको पहले देखना पड़ेगा लीप ईयर कब था। आपने देखा है 2011 से पहले लीप ईयर था 2008 में, यानी 2008 में आपके पास ये 3 साल ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये लीप ईयर में 3 साल ऊपर है 2011। अगर लीप ईयर में 3 साल ऊपर है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 11 इसमें ऐड करेंगे। 11 ऐड करने का मतलब 2011 में 11 ऐड करो भैया, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 2022 मिलेगा। यानी इसमें आपके पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार आप मुझे बताइए 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप क्या देख रहे हो 2009 से पहले कब था, आपके पास था 2008 में लीप ईयर, उसके बाद 1 साल ऊपर गए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो 2009 है वो लीप ईयर में 1 साल ऊपर है। इसका मतलब इस 2009 में क्या करेंगे हम, इस 2009 में हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। ठीक, तो प्लस 6 करना पड़ेगा और आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 2015। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, किसी ग्रुप से के एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार आपको 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप देखेंगे 2016 से पहले जो लीप ईयर था वो था 2012 में, यानी 2012 में 4 साल ऊपर। यानी मैं कह सकता हूँ लीप ईयर में आप 4 साल ऊपर चले गए, और लीप ईयर में 4 साल ऊपर जाने का मतलब उसमें 28 ऐड करना पड़ेगा। यानी 2016 में 28 और ऐड कर दो, कितना आएगा आपके पास 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 2 0 44, इतना बच जाएगा आपके पास। क्लियर हो रही बात। मान लो मैंने कहा यार 2000, आप बताइए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है। तो 2017 से पहले कब था आपके पास लीप ईयर, 2016 में था। यानी 2016 में 1 साल ऊपर जाओ, यानी आपको लीप ईयर में 1 साल ऊपर जाने के बाद ये मिल रहा है। यानी 2017 में आप सिंपल 6 ऐड कर लो, आपको कितना मिलेगा 2023। यानी 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, 2023 में जाके रिपीट होगा। मान लो मैंने कहा यार 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप देखेंगे 2007 से पहले कब था लीप ईयर, 2000 में, यानी 2000 में 4 साल ऊपर। यानी मैं कह सकता हूँ ये लीप ईयर में 3 साल, 4 नहीं
ये लीप ईयर में 2004 होगा नहीं, 2004 में आपके पास 3 साल ऊपर, यानी लीप ईयर में 3 साल ऊपर का मतलब सिंपल सी बात है, क्या हम यहाँ पे 11 को ऐड करेंगे, और 11 को ऐड करने का मतलब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 11 और 7, यानी 2018 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप से करना। हालांकि ये 2000 और 1900 वाले में ही ये फॉलो करता है, 1700 वाले में जाओगे तो वहाँ फॉलो नहीं करता है, लेकिन एग्जाम में वो भी नहीं आता है, तो फिर उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे अभी अपन जाएंगे नहीं, जितना मैंने करवाया एटलीस्ट उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है यार आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि हमारा एक ही फोकस होता है यार कि आपको एक ना जो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, अगर आप सक्षम में आए हो, सक्षम पे बिलीव करके अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लायक आपको बनाया जाए, उससे रिलेटेड जो है आपको सारी चीज़ें करवा दी जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। बाकी यार एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन कुछ से जो चीज़ें करवाई जाती हैं एटलीस्ट वो तो सबको आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होता है। उटपटांग चीज़ें पढ़ने से तो हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। उटपटांग चीज़ें पढ़ोगे तो पीछे हो सकते हो, तो जो चीज़ें आती हैं उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और हाँ, अगर वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।